नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 4, जिसका नाम है मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। आज के भाग में हम बात करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। इससे पहले कि आज के भाग के बारे में हम चर्चा करें, एक बार ये देख लेते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों, हमने पिछले भाग में ये देखा था कि हम आज जिस भाग की शुरुआत हमने की थी वो था पूर्व मध्यकालीन भारत, और हमने ये देखा था कि किस प्रकार प्राचीन भारत के अंतिम सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो उत्तरी भारत था विशेषकर, वो कई राजवंशों में बंट गया था, ये कई राज्यों में बंट गया था। और उस काल विशेष में, जिसको हम 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी का जो काल मानते हैं और उसे हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं, उस काल में उत्तरी भारत पर कई राजपूत राजाओं ने, कई राजपूत वंशों ने शासन कर रहे थे। और हमने देखा कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसका फायदा उठाकर किस प्रकार उत्तर पश्चिम से भारत पर तुर्क तथा अरब आक्रमण हुए। हमने ये भी देखा था कि भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमण हुए और उनका प्रभाव उतना अधिक दिखाई नहीं देता। उसमें हमने ये भी देखा था कि जो अरब आक्रमण थे वो सिंध के रास्ते से भारत हुए थे, लेकिन वो अपना कोई स्थायी प्रभाव भारत पर नहीं छोड़ पाए थे। इसके बाद होने वाले तुर्क जो आक्रमण थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। और तुर्क आक्रमण में हमने देखा था कि किस प्रकार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, और उसने लगभग 25 बार भारत पर आक्रमण, 17 बार भारत पर उसने आक्रमण किए, और भारत से अथाह धन संपदा लूट कर वो अपनी राजधानी गजनी ले गया। उसके बाद आने वाले महमूद गोरी ने किस प्रकार भारत में अपना एक राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी, किस प्रकार उसका सामना उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, और उन दोनों के बीच होने वाले दो बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध, जिन्हें हम तराइन युद्ध के नाम से जानते थे, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तराइन के पहले युद्ध में किस प्रकार महमूद गोरी जो थे वो पृथ्वीराज चौहान से हार जाते हैं, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना होती है, और इसके बाद भारत में तुर्क साम्राज्य शुरू होता है। तो इस प्रकार हमने पूरा अध्ययन किया था कि पृथ्वीराज चौहान के पराजय के होने के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना होती है। और हमने ये भी देखा था कि तुर्कों के प्रारंभिक आक्रमणों का उद्देश्य विशेषकर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना नहीं था, बल्कि जब अरब आक्रमण हुए थे उसका मुख्य उद्देश्य हमें लगता है कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे, क्योंकि 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम धर्म का उदय होता है। इसलिए इस्लाम धर्म के जो उत्साही प्रचारक है वो भारत पर हमला करते हैं और भारत में अपने धर्म प्रचार के लिए प्रयास करते हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत की जो अथाह धन संपदा थी, जिसके लिए प्राचीन भारत में भारत जाना जाता था, उसके लिए वो भारत पर आक्रमण करते हैं। लेकिन महमूद गोरी के आक्रमण के पश्चात हम देखते हैं कि वो किस प्रकार भारत में एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, और उसमें काफी हद तक वो सफल भी रहते हैं, विशेषकर तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों तुर्क साम्राज्य भारत में स्थापित हो जाता है, और आज के भाग में हम बात करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। विशेषकर महाराणा कुंभा का संबंध जो है वो मेवाड़ से है। मेवाड़ का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है भारत में, और उनके कुछ गौरवशाली शासक है जिसमें महाराणा कुंभा सबसे प्रमुख है। और विशेषकर जो महाराणा कुंभा है वो अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भारत में जाने जाते हैं। महाराणा कुंभा जो थे, इससे पहले कि महाराणा कुंभा के बारे में थोड़ा पढ़ें, इस सिसोदिया वंश की बात हम कर लेते हैं, जिस वंश से इनका संबंध था। सिसोदिया वंश की जो नींव रखी गई थी वो हमीर के द्वारा रखी गई थी, और हमीर के बाद कई शासक हुए, जिनमें कि राणा लाखा महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि राणा लाखा को उनकी वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी हंसा देवी से किसी कारणवश विवाह करना पड़ा, लेकिन हंसा देवी के जो पिता थे और उनके जो भाई थे रणमल, उन्होंने ये शर्त रखी कि हंसा देवी से होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा, मेवाड़ का महाराणा बनेगा। हालांकि राणा लाखा के पहले से भी पुत्र थे, जिन्हें हम चूड़ा के नाम से जानते हैं, और चूड़ा ने एक बड़ा हृदय दिखाते हुए प्रतिज्ञा की थी कि उन्होंने शपथ ली कि जो हंसा देवी से होने वाला जो पुत्र है उसी को शासक बनाया जाएगा, और स्वयं आजीवन उन्होंने विवाह नहीं किया। इसीलिए जब हंसा देवी के विवाह हुआ, जिन्हें मोकल नाम दिया गया, महाराणा मोकल नाम दिया गया, जो कि राणा कुंभा के पिता हैं, उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। और राणा जो मोकल थे, उस समय मोकल के समय जो चित्तौड़गढ़ है, विशेषकर मेवाड़ की अगर हम बात करें, तो उनकी राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर थी, क्योंकि उसके एक तरफ जहां उत्तर पश्चिम की बात करें तो नागौर का मुस्लिम शासक था, वहीं मालवा का शासक था उनके पूर्व में, और उनके दक्षिण में गुजरात का मुस्लिम शासक थे। तो 3 तरफ से उनके मुस्लिम शासक थे, जो कि केंद्रीय शक्ति कमजोर होने के कारण अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे, और इन सब का सामना एक साथ करने के लिए मोकल को उनके खिलाफ युद्ध करना पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि जब मोकल दक्षिण में गुजरात विजय के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनके
उनके चाचा तथा मेरा ने उनकी युद्ध में एक छावनी के दौरान उनकी मृत्यु कर दी थी, उनको उनकी हत्या कर दी। और कहते हैं कि उस छावनी में जिसमें उनकी हत्या की गई उसमें कुंभा भी मौजूद थे, लेकिन कुछ स्वामी भक्त सरदारों ने उनकी रक्षा की और उन्हें वो वहां से बचा के ले गए और उन्हें मेवाड़ का महाराणा नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार शुरुआती जो दौर था हमने देखा कुंभा का, वो बहुत ही संघर्षपूर्ण था और किस प्रकार वो राजगद्दी पर बैठते हैं ये हमने देखा था। तो अब आइए शुरू करते हैं राणा कुंभा के बारे में विस्तार से चर्चा। राणा कुंभा की बात करें तो 1433 से लेकर 1468 तक का इनका शासनकाल माना जाता है। इनको मुख्य रूप से इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। इनके सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इनको मुख्य रूप से जाना जाता है। हालांकि युद्ध जितने भी युद्ध इन्होंने किए वो सभी युद्ध इन्होंने जीते हैं और उनमें कूटनीति का परिचय देते उनमें सफलता प्राप्त की थी, लेकिन मुख्य रूप से ना सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भारतीय इतिहास में और विशेषकर राजस्थान के इतिहास में हम इनके जानते हैं। और ये जो इनका जो काल है वो मेवाड़ का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। मेवाड़ के इतिहास का विशेषकर सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष का काल इनका काल माना जाता है। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इनके पिता जैसा भी हमने बताया महाराणा मोकल थे और इनकी माता सौभाग्य देवी जो परमार वंशी थी। इसके अलावा पिता जो है मोकल की हत्या इनके मोकल के चाचाओं ने, चाचा और मेरा ने कर दी थी और गुजरात अभियान के दौरान, जिसकी बात अभी हमने विस्तार से आपको बताई। और जीलवाड़ा वो स्थान है, याद रखिए जीलवाड़ा वो स्थान था जहां पर इनकी सैनिक छावनी थी जब वो गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे और उसी दौरान इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। और कहते हैं कि कुंभा भी उसमें थे, लेकिन कुंभा किसी तरह से बच गए, उन्हें सरदारों ने उन्हें बचा लिया और उन्हें महाराणा सुरक्षित ले जाकर उन्हें महाराणा घोषित कर दिया। अब इनकी जानकारी के स्रोतों की बात करें, महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी के बहुत से स्रोत हमें मिलते हैं, लगभग 60 से ज्यादा अभिलेख इनके मिलते हैं। ऐसे शासक हैं जिन्हें सर्वाधिक जिनके बारे में हमें जानकारी उनके अभिलेखों से मिलती है। इसके अलावा बहुत से ग्रंथ लिखे गए तात्कालिक, उनमें भी कुंभा के व्यक्तिगत जीवन, उनकी उपलब्धियों, उनके विजय अभियानों, उनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। विशेषकर बात करें एकलिंग महात्म्य जो है उसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा रसिक प्रिया जो ग्रंथ है उसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है बहुत ही शानदार प्रशस्ति है, इससे भी हमें कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी कुंभा की सांस्कृतिक और उनके विजयों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार इनकी जानकारी के काफी स्रोत हमें उपलब्ध हैं। अब बात करें इनकी कुछ प्रारंभिक कठिनाई। जब कुंभा शासक बनते हैं तो उनके जीवन में कुछ आंतरिक और कुछ बाहरी परेशानियों का सामना उन्हें, कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। सबसे पहले बात करें उनके जिन्होंने उनके पिता की हत्या, मोकल की हत्या की थी, चाचा और मेरा, उनका दमन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो काफी 3 पीढ़ियों से ये कोशिश कर रहे थे कि मेवाड़ की राजगद्दी को प्राप्त करने का वो प्रयास कर रहे थे। इनके पिता के ये हत्यारे थे, चाचा और मेरा, और इनके साथ कुछ सामंत भी मिल गए थे। जिन सामंतों का जो नेतृत्व कर रहा था वो था महपा पमार। याद रखिए इस नाम को भी। महपा पमार जो थे उन सामंतों के प्रमुख थे जो कि चाचा और मेरा के गुट में शामिल थे। लेकिन कुंभा ने हंसाबाई के जो भाई थे रणमल और उनके साथी राघव देव की सहायता से इस विद्रोह को उन्होंने आसानी से दबा दिया। विशेषकर ये जो चाचा और मेरा थे, इन्होंने दक्षिणी जो गुजरात है, विशेषकर दक्षिणी मेवाड़ का जो क्षेत्र है, वहाँ भीलों के साथ मिलकर इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन रणमल और राघव देव को नेतृत्व में उन्होंने सेना भेजकर उनके विद्रोह का दमन कर दिया। तो इस प्रकार उन्होंने जो पहली बड़ी समस्या थी उसका उन्होंने कुंभा ने खात्मा किया। इसके बाद बात करें सामंतों पर नियंत्रण, क्योंकि जिस तरह की गुटबाजी हम देख रहे हैं कि दरबार में हो, चाचा और मेरा का एक अलग गुट बन गया है और कुंभा के समर्थकों का एक अलग गुट बन गया है, तो इससे क्या गुटबाजी हो गई है। और जो सामंत ये कोशिश कर रहे थे, जब कुंभा की जो शक्ति कमजोर हो रही थी, नियंत्रण कमजोर हो रहा था अपनी सत्ता पर, तो जो सामंत थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरह से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लें। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रणमल के भाई है विशेषकर, उनका भी गुट बन गया था, क्योंकि हमने अभी देखा इतिहास में किस तरह से रणमल जो है वो किसके भाई है, हंसाबाई के भाई है, और इन्होंने मेवाड़ की आंतरिक राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस बात से आशंकित थे कि जो चूड़ा है वो कहीं वापस सत्ता प्राप्त ना कर ले। इसीलिए वो इस बात से आशंकित थे और कहते हैं कि चूड़ा इस बात से दुखी होकर राज्य छोड़कर चले गए थे, जिन्हें बाद में कुंभा ने मनाकर बुला लिया था। लेकिन कुंभा ने चूड़ा की सहायता से इस विद्रोह का भी आसानी से दमन कर दिया था। तो सामंतों के विद्रोह का भी आसानी से उन्होंने दमन किया। अब बात करें कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियानों की, तो कुंभा ने 2 प्रमुख सैनिक अभियान किए हैं मुख्य रूप से। याद रखिए जब भी कुंभा के बारे में हम बात करेंगे तो 2 बहुत महत्वपूर्ण मुस्लिम राज्यों का सामना उन्होंने किया। मुस्लिम राज्यों के साथ उनका संघर्ष की बात हमेशा हम करेंगे। एक तो है मेवाड़ और मालवा से, उनका मालवा से संघर्ष, मालवा का जो सुल्तान था खिलजी उससे संघर्ष। दूसरा है मेवाड़ और गुजरात संघर्ष। मेवाड़ में गुजरात की बात अगर हम करें तो गुजरात में मुख्य रूप से महाराणा कुंभा को 3
प्रमुख सुल्तानों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसमें से कुतुबुद्दीन प्रमुख था। तो मेवाड़ के मालवा के साथ उनके संघर्ष की बात करनी है, और इसके अलावा गुजरात के साथ उनके संघर्ष की बात भी हम हमेशा करेंगे। इसके अलावा नागौर भी एक राज्य था, इसके अलावा सिरोही भी एक राज्य था जो उनके साथ संघर्ष हम देखते हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर उनके संघर्षों की बात करें तो उनके दो प्रमुख सैनिक विजय हैं, एक तो मालवा के खिलाफ और दूसरी उनकी गुजरात के खिलाफ। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ और मालवा संबंधों की। दोस्तों, अगर मालवा की बात करें तो मालवा में उस समय कुंभा के जो समकालीन शासक था वो था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी उस समय मालवा का शासक था, और इनके बीच संघर्ष और इनके बीच युद्ध का जो प्रमुख कारण थे, उन कारणों की अगर बात करें तो पहला है इन दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि दोनों के जो राज्य थे वो आपस में मिल रहे थे। इनकी राज्यों की जो सीमाएं थी आपस में मिलती थी, और दोनों ही शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसलिए उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थे उनके टकराव का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। तो दोनों की महत्वाकांक्षाएं अपने साम्राज्य को बढ़ाने की। इसके अलावा कुंभा द्वारा मालवा की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना भी एक प्रमुख कारण माना जाता है दोनों के बीच संघर्ष का। दोस्तों, होता है कि जो होशंग शाह जो होता है, मालवा का जो सुल्तान था होशंग शाह, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था उमर खां जो था वो शासक बनना चाहता है। लेकिन होता यह है कि उसका एक सेनापति है खिलजी, महमूद खिलजी, वो सत्ता हथिया लेता है। तो इससे जो उसका जो पुत्र है उमर खां, वो भाग के कुंभा के पास जाता है और उसकी शरण मांगते हैं। तो कुंभा जो है उसके विरुद्ध सहायता करने को तैयार हो जाते हैं, इसकी उमर खां के, किसके विरुद्ध? महमूद खिलजी के। तो ये एक प्रमुख कारण था आंतरिक राजनीति में जो कुंभा ने हस्तक्षेप किया, उसका एक प्रमुख कारण था। इसी वजह से वो जो सुल्तान था वो कुंभा से काफ़ी नाराज था। इसके अलावा मालवा सुल्तान द्वारा भी कुंभा के विद्रोही सैनिकों को, सेनापतियों को, या जो सरदार थे, जैसे महपा पमार की हमने बात की, उनको शरण दी थी। जो महपा पमार है, जब विद्रोह किया था इन्होंने चाचा और मेरा के साथ मिलकर, और उस विद्रोह को दबा दिया गया था। उस विद्रोह को दबाने के बाद जो महपा पमार था वो बच के भाग गए थे और वो सुल्तान की शरण में जाके मिल गए। तो इसलिए सुल्तान द्वारा इनकी विद्रोही सरदारों को शरण देना भी एक प्रमुख कारण था दोनों के बीच बिगड़ते हुए संबंधों का। बात करें इसके बाद इस तरह के इनके बीच में जो तीन मुख्य कारण हमने देखे संघर्ष के, इसके बाद स्वाभाविक था कि उन दोनों के बीच में युद्ध होता। तो ये जो इनके बीच जो एक प्रमुख युद्ध है वो सारंगपुर का युद्ध माना जाता है, जो 1437 ईस्वी में हुआ है। इसकी बात करें तो इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय होती है, और महाराणा कुंभा कहते हैं कि विजय इतनी शानदार थी कि वो सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाकर अपनी राजधानी ले आते हैं, लेकिन उसे 6 महीने बाद वो छोड़ देते हैं। एक और बात याद रखिए, महाराणा कुंभा की ये जो विजय थी मालवा पर, एक बहुत बड़ी विजय थी, और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। बहुत ही प्रसिद्ध है कीर्ति स्तंभ का निर्माण। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? कुंभा ने करवाया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके बारे में हम डिटेल से आगे भी और पढ़ेंगे। इसके अलावा ये कहा जाता है कि उसे मालवा के सुल्तान को उन्होंने बंदी बनाकर अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ लेके आ गए थे वो, और उसे 6 महीने तक अपने पास रखा और उसके बाद उसे रिहा कर दिया था। दोस्तों, इतिहासकार इस बात को लेकर ये मानते हैं कि ये कुंभा, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि कुंभा की जो ये एक बहुत बड़ी भूल थी, जो कि इनके पहले के शासक भी करते रहे। हमने देखा था कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने भी एक बड़ी भूल की थी और महमूद गोरी जो था उसे भाग जाने दिया था तराइन के पहले युद्ध के बाद, उसे छोड़ दिया था। वैसे ही ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने भी ये जो मालवा का सुल्तान था इसको रिहा करके, उसे छोड़ करके एक बहुत बड़ी भूल की थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगता है कि कुंभा ने कहीं ना कहीं इस मामले में कूटनीति का सहारा लिया है और कूटनीति का परिचय दिया, क्योंकि कुंभा ने, एक तो मालवा जो था उनके राज्य से बहुत दूर था, और अगर वो इतना अपनी सेना का बड़ा जो जमावड़ा वहाँ रखते अगर मालवा की सीमा पर और मालवा के अंदर, तो शायद वो गुजरात की तरफ से आक्रमण का खतरा भी था। तो गुजरात के आक्रमण का सामना करने के लिए उन्हें वहाँ से फिर सेना बुलानी पड़ती। तो उन्होंने कोई वास्तविक, एक तरह से व्यवहारिक चीज़ का परिचय देते हुए उन्होंने एक मालवा के सुल्तान को रिहा कर दिया था। और बाद में भी हम देखते हैं कि मालवा का सुल्तान उन्हें कोई बहुत बड़ी हानि पहुँचाने में अक्षम रहता है, और मालवा किसी तरह से उनके लिए कोई बड़ी चुनौती बन के सामने नहीं आता है। तो इसलिए कुंभा की एक तरह से कूटनीतिक विजय मानी जा सकती है, सारंगपुर का जो युद्ध है। इसके बाद बात करें, सुल्तान खिलजी द्वारा पुनः आक्रमण किए गए। हालांकि सुल्तान को रिहा कर दिया था 6 महीने बाद, लेकिन सुल्तान ने 5-6 साल बाद उन पर वापस आक्रमण करने का प्रयास किया है। और जो उनका पहला आक्रमण है सुल्तान खिलजी का, वो था 1442 ईस्वी में होने वाला आक्रमण। हम देख रहे हैं 5 साल बाद वो एक आक्रमण करते हैं अपनी हार का बदला लेने के लिए। तो यहाँ वो एक 1442 में आक्रमण करते हैं, वहाँ वो कहाँ, कुंभलगढ़ पर आक्रमण करते हैं। इस समय जब आक्रमण वो कर रहे हैं, उस समय वहाँ जो कुंभलगढ़ पर कुंभा की तरफ से जो सरदार नियुक्त है उनका नाम है दीप सिंह। दीप सिंह इस आक्रमण का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं, लेकिन युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और कहते हैं कि यहाँ जो नीचे एक बाण माता का मंदिर था, उस मंदिर को काफ़ी इन्होंने सुल्तान खिलजी ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया, और कहते हैं कि उसकी मूर्ति को तोड़कर
उसे कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया गया था। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी अपमान किया यहाँ पर बाण माता के मंदिर में और काफ़ी तोड़फोड़ की, लेकिन फिर भी वो कुंभलगढ़ पर अधिकार करने में असफल रहा था। इसके बाद सुल्तान ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ पर भी आक्रमण किए, लेकिन इन दोनों आक्रमणों में भी वो असफल रहा। चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ पर उन्होंने जो आक्रमण किए 1446 ईस्वी में, वो भी एक तरह से असफल आक्रमण ही है सुल्तान खिलजी के। इसके बाद सुल्तान खिलजी ने 1456 ईस्वी में अंतिम प्रयास किया है मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण करने का, लेकिन इसमें भी वो असफल रहता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि मालवा के सुल्तान को प्रारंभ में हार का सामना करना पड़ता है, एक बड़ी हार होती है, और उसे वो कुंभा उसे अपने बंदी बना के ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो जो सुल्तान है, खिलजी सुल्तान जो है, वो पुनः आक्रमण करता है और वो कई बार आक्रमण करने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसमें असफल रहता है। तो इस प्रकार मालवा के मामले में कुंभा की जो विजय कूटनीतिक विजय मानी जा सकती है, और उसे एक तरह से उन्होंने सफलतापूर्वक उसका सामना किया था। अब बात करें मेवाड़ और गुजरात संबंधों की। मेवाड़ और गुजरात के संबंधों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से दो राज्य जो मुस्लिम राज्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक मुस्लिम राज्य नागौर और दूसरा है सिरोही। सिरोही का हिंदू राज्य। तो नागौर और सिरोही की जो स्थिति थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है गुजरात और मेवाड़ के संबंधों में। किस प्रकार से निभाती है इसको हम अभी आगे देखेंगे। बात करें उस समय के शासकों की, तो मेवाड़ और गुजरात के संबंधों के समय, या बात करें महाराणा कुंभा के समय, गुजरात पर 3 सुल्तानों का शासन हम देखते हैं उनके शासनकाल के अंदर। एक तो मोहम्मद शाह द्वितीय जिसने 1442 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है कुतुबुद्दीन और तीसरा है महमूद बेगड़ा। तो ये 3 शासक उस समय शासन करते हुए दिखाई देते हैं हमें महाराणा कुंभा के समय। तो कुंभा को एक ही समय 3 अलग अलग गुजरात के सुल्तानों से सामना करना पड़ता है। अब बात करें इनके बीच में संघर्ष के क्या कारण थे, आखिर गुजरात और मेवाड़ के बीच संघर्ष के क्या कारण थे। पहली बात करें तो ये नागौर की, जैसे अभी हमने बताया, नागौर और सिरोही का प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें नागौर की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि नागौर में भी क्या था, नागौर के अंदर एक मुस्लिम शासक राज कर रहा था। उस नागौर की बात करें तो यहाँ का जो शासक था फिरोज खां, उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसका भाई जो था मुजाहिद द्वारा सत्ता प्राप्त कर ली जाती है, और फिरोज का जो पुत्र था वो शम्स खां उसे बेदखल करके वो भगा देता है। तो शम्स खां भाग करके कहाँ जाता है, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए भाग करके वो कुंभा के पास जाता है, और कुंभा इसे सहायता देने का आश्वासन देते हैं, और आश्वासन देके वो मालवा के नागौर के विरुद्ध अभियान करते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब ये जो मुजाहिद है वो भाग करके कहाँ जाता है, ये भाग करके मालवा में शरण लेता है। तो इस प्रकार नागौर में जो कुंभा की कार्रवाई है उससे भी ये काफ़ी फर्क पड़ा था। अब ये भाग करके वहाँ चले जाते हैं मालवा। अब दूसरी बात करें, नागौर गुजरात में कुंभा के विरुद्ध संगठन बनाया। यहाँ पर नागौर और गुजरात में कुंभा के विरुद्ध किस तरह का संगठन बनाया। शम्स खां ने क्या किया, जब ये शम्स खां की सहायता की थी कुंभा ने अपने राज्य प्राप्त करने में, तो कुंभा ने उससे शर्त रखी थी कि वो उसी शर्त पर इसकी सहायता कर सकते हैं कि वो नागौर में किलेबंदी नहीं करेगा, और शम्स खां ने मान लिया था कि वो नागौर के अंदर किलेबंदी नहीं करे। लेकिन शर्त को तोड़ते हुए शम्स खां ने वहाँ पर किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। तो इससे रुष्ट होकर कुंभा ने उसके विरुद्ध अभियान किया। तो यहाँ ये भाग कर, अब जब ये इसके खिलाफ अभियान किया गया है शम्स खां के विरुद्ध, तो कुंभा ने यहाँ आक्रमण किया और वो वहाँ से भाग गया शम्स खां, और भाग करके वो कहाँ चला गया, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से जाकर मिल गया उसे सहायता प्राप्त करने के लिए। और कुतुबुद्दीन के साथ इसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, और विवाह करके और उससे सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, नागौर और गुजरात का एक गठबंधन बन जाता है कुंभा के विरुद्ध। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था दोनों के बीच संघर्ष होने का। अब ये दोनों मिलकर उसके खिलाफ आक्रमण करते हैं, कुंभा के विरुद्ध आक्रमण करते हैं, लेकिन कुंभा की इस युद्ध में विजय होती है। इनकी संयुक्त सेना को कुंभा द्वारा पराजित कर दिया जाता है। इसके बाद बात करें गुजरात द्वारा पुनः आक्रमण। गुजरात की पराजय हो जाती है दोनों की, नागौर और गुजरात की जो संयुक्त सेना थी उसकी पराजय हम देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों मिलकर पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, और 1456 ईस्वी के अंदर 1456 ईस्वी में कुतुबुद्दीन आक्रमण करता है, और सिरोही के रास्ते जब वो आक्रमण कर रहा होता है तो सिरोही के साथ देवड़ा शासक भी इसके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि मेवाड़ ज़्यादा शक्तिशाली ना बने। तो सिरोही के जो शासक थे, देवड़ा शासक, वो भी सुल्तान के साथ गठबंधन कर लेते हैं और उसके साथ शामिल हो जाते हैं युद्ध में। लेकिन इस बार भी कुंभा इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर देता है और पुनः विजय की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार गुजरात की एक और हार होती है गुजरात के सुल्तान की, और उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगता है। अब बात करें मालवा और गुजरात गठबंधन। देखिए दोस्तों, नागौर
का गुजरात के साथ गठबंधन था, उसके बावजूद भी वो संयुक्त सेना लेकर गए और कुंभा से हार गए। लेकिन इस बार वो उन्होंने एक कोशिश और की। जब ये गुजरात का सुल्तान हार के वापस गुजरात आ रहा था तो रास्ते में उसे मालवा का कोई दूत मिलता है और वो कहता है कि आप सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं, और दोनों मिलकर एक गठबंधन बनाने का एक प्रयास करते हैं मेवाड़ के विरुद्ध। दोनों मिलकर ये कोशिश करते हैं कि गुजरात उसके दक्षिण की तरफ से हमला करेगा और जो मालवा है वो मालवा का जो सुल्तान है उसकी पूर्वी तरफ से हमला करेगा, ताकि दोनों मिलकर एक साथ हमला करेंगे तो मेवाड़ को वो हरा सकते हैं, कुंभा को वो पराजित कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर एक संयुक्त गठबंधन बनाते हैं और दोनों के बीच में एक प्रसिद्ध संधि होती है जिसका नाम है चंपानेर की संधि, जो 1456 ईस्वी में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि, याद रखिएगा। चंपानेर की जो संधि 1456 ईस्वी में हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो इन दोनों किसके बीच होती है? मालवा और गुजरात के बीच ये संधि होती है। किसके खिलाफ होती है? महाराणा कुंभा के खिलाफ जो गठबंधन बनाया गया उसमें ये संधि महत्वपूर्ण है। अब दोनों के बीच संधि होती है और गुजरात का जो सुल्तान है इस संधि के अनुसार दोनों कुंभा के विरुद्ध अभियान करते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, और जो गुजरात का सुल्तान है वो दक्षिणी भाग पर हमला करता है मेवाड़ के, जबकि मालवा का जो सुल्तान है वो मालवा की ओर से हमला करता है। और ये जो आक्रमण है लगभग 1458 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। लेकिन कुंभा इसके बावजूद भी कुंभा अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए इनकी संयुक्त सेना को पराजित करते थे। एक तरह से ये कुंभा की राजनीतिक और कूटनीतिक विजय मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों, कुंभा जो थे उन्हें मुख्य रूप से उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में याद किया जाता है। हालांकि उनकी विजय अभी हमने देख ली है, किस प्रकार उन्होंने मालवा के खिलाफ विजय प्राप्त की, एक सफल अभियान किया, और किस प्रकार उन्होंने गुजरात को भी हराया। तो हमने दोनों चीज़ें देखी है। नागौर के विरुद्ध भी उन्होंने अच्छा विजय अभियान किए। लेकिन कुंभा को मुख्य रूप से उनकी राजनीतिक विजयों के लिए नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में जाना जाता है, और इसीलिए उन्हें युद्ध में स्थिर बुद्धि, यानी युद्ध में भी प्रवीण थे वो। इसके अलावा और जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्हें कहा जाता है युद्ध में स्थिर बुद्धि, याद रखिएगा। तो युद्ध में स्थिर बुद्धि किस शासक को कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है, क्योंकि वो एक योद्धा होने के साथ साथ कला प्रेमी और विद्या अनुरागी भी थे। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर कि उन्हें युद्ध में स्थिर बुद्धि क्यों कहते हैं। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि वो एक योद्धा तो थे ही, साथ में कला प्रेमी और विद्या अनुरागी शासक भी थे, इसीलिए उन्हें युद्ध में स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब बात करें सबसे पहले एकलिंग जो महात्म्य है जिसकी रचना कान्हा व्यास ने की। याद रखिए, एकलिंग महात्म्य की रचना कान्हा व्यास ने की है। उसमें कहा गया है कि जो कुंभा है वो वेद, पुराण, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य के बड़े जानकार बताया गया है। तो इस तरह से वो कुंभा जो है वो न केवल एक योद्धा है बल्कि कुशल कला प्रेमी भी हैं और स्वयं भी विद्वान हैं अपने आप में। और हम देखते हैं कि उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे हैं। विशेषकर बात करें उनके संगीतकार के रूप में, वो संगीत के बहुत जानकार थे। संगीत के जानकार के रूप में अगर हम बात करें उनकी, तो उनके कई ग्रंथ हैं, और संगीत के जानकार होने के कारण ही उन्हें अभिनव भारताचार्य की उपाधि उन्हें दी गई है। ये प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुका है कि कुंभा को अभिनव भारताचार्य क्यों कहा गया। दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं कि इन्हें अभिनव भारताचार्य किसे कहा गया, तो राणा कुंभा को कहा गया है। और अभिनव भारताचार्य क्यों कहा गया, उसकी वजह है कि संगीत के ज्ञाता होने के कारण इन्हें अभिनव भारताचार्य कहा गया है। इसके अलावा इन्हें वीणावादन प्रवीणेन भी इन्हें उपाधि दी गई। तो दो उपाधियां इनकी, अभिनव भारताचार्य और दूसरी है वीणावादन प्रवीणेन। तो याद रखिए, संगीतकार के रूप में। अब इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ है जो संगीत पे इन्होंने लिखे हैं कुंभा ने। उसमें मुख्य रूप से संगीत राज की हम बात कर सकते हैं, संगीत मीमांसा की बात हम कर सकते हैं, इसके अलावा संगीत क्रम दीपिका की बात कर सकते हैं, और एक है सूड प्रबंध। ये प्रमुख ग्रंथ इन्होंने संगीत पे लिखे हैं कुंभा ने। इसके अलावा कुंभा ने कई टीकाएं भी लिखी है प्रसिद्ध ग्रंथों के ऊपर। सबसे पहले बात करें तो जयदेव की जो गीत गोविंद है उस पर इन्होंने प्रसिद्ध टीका लिखी है। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टीका है ये, जयदेव की गीत गोविंद पर प्रसिद्ध टीका लिखी। इसके अलावा इन्होंने सारंगदेव का संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है उस पर भी इन्होंने एक टीका लिखी है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण टीकाएं हैं, जयदेव के गीत गोविंद पर और दूसरी है सारंगदेव के संगीत रत्नाकर के ऊपर। इसके अलावा कुंभा ने कई नाटकों की रचना भी की है, जिसमें मराठी नाटक, कन्नड़ नाटक, मेवाड़ी के 4 प्रमुख नाटकों की इन्होंने रचना की है। इसके अलावा इन्होंने कीर्ति स्तंभों के विषय पर भी ये ग्रंथ लिखा है, और कामराज रतिसार की रचना इन्होंने की है जिसके 7 अंगों में जिसे बांटा गया है। तो ये प्रमुख ग्रंथों की हमने बात की। अब बात करें कि कुंभा विद्वानों के संरक्षक भी थे, हमने देखा। तो विद्वानों के संरक्षक के रूप में अगर हम देखें तो इनके दरबार में कई विद्वान रहते थे। सबसे पहले इसी वजह से, क्योंकि विद्वानों के इन्हें राणो रासो की उपाधि भी दी गई। कई उपाधियां, याद रखिए, कुंभा को बहुत सारी उपाधियां दी गई और जिनकी बात अभी हम करेंगे। तो राणो रासो भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि विद्वानों के संरक्षक थे, इसलिए इन्हें राणो रासो कहा जाता है।
इस इनके दरबार की अगर हम बात करें तो कान्हा व्यास इनके दरबार में थे, जिनकी बात हम कर चुके हैं। एकलिंग महात्म्य नाम का जो ग्रंथ लिखा है, एकलिंग महात्म्य के जो रचनाकार है, ग्रंथकार हैं कान्हा व्यास, वो इनके दरबार में थे। इसके अलावा वास्तुशास्त्री, जो प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री है पूरे भारतीय इतिहास के, विशेषकर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करें तो मंडन और नाथा जो हैं वो इनके दरबार में थे। मंडन की बात करें सबसे पहले तो सबसे प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री हैं। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं विशेषकर वास्तुकला पर। इनमें देवमूर्ति प्रकरण प्रमुख ग्रंथ है, जिसे रूपावतार भी कहा जाता है। याद रखिए, इनके मंडन जो है बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री हैं, इनकी जो ग्रंथ है उनके बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। देवमूर्ति प्रकरण, जिसे रूपावतार भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रसाद मंडन ये ग्रंथ है प्रमुख रूप से, और राजवल्लभ एक ग्रंथ इन्होंने लिखा है जो कि भूपति वल्लभ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र और वास्तुकार आदि ग्रंथों की रचना मंडन ने की है। आगे बढ़े, अब बात करें नाथा की, तो नाथा ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है वस्तु मंजरी। ये भी याद रखिए, वस्तु मंजरी नाम का ग्रंथ किसने लिखा है? नाथा ने लिखा है। अब बात करें गोविंद की, तो गोविंद ने प्रमुख ग्रंथों की रचना की। उनके नाम याद रखिए, कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और सार समुच्चय। ये प्रमुख ग्रंथ किसके हैं? ये गोविंद के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अलावा दोस्तों ये माना जाता है कि जो कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, वो भी काफ़ी संगीत में रुचि रखती थी, तो उनका भी नाम आपको याद होना चाहिए। और इसकी वजह शायद ये कि कुंभा की जो रुचि थी संगीत में, उसके कारण ही इनकी पुत्री की जो रुचि हम देख पाते हैं संगीत में। इसके अलावा जो कवि मेहा थे, जिन्होंने तीर्थमाला नामक ग्रंथ की रचना की है, इनमें कई तीर्थों के बारे में इन्होंने वर्णन किया विस्तार से। एक हीरानंद मुनि जो हैं वो कुंभा के गुरु थे। हीरानंद मुनि याद रखिए कुंभा के गुरु थे, और जिन्हें कविराज की उपाधि से नवाजा गया था कुंभा के द्वारा। अब बात करें स्थापत्य के क्षेत्र में कुंभा का योगदान। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण योगदान, अगर सांस्कृतिक उपलब्धियां तो हमने देखी है कि इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए कुंभा जाने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो अपनी स्थापत्य कला में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे दुर्गों का निर्माण कराया है जो आज भी अड़िग खड़े हैं वैसे के वैसे ही, और आज भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं कि किस तरह से उनका निर्माण किया गया था। तो कुंभा का जो स्थापत्य कला के अंदर योगदान है वो विशेष है, विशेष महत्वपूर्ण है। अगर सांस्कृतिक उपलब्धियों की हम बात करें तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ बनवाया, उस जो आज भी शानदार रूप से खड़ा हुआ, उसकी बात हम करें तो, और इसके अलावा जो दुर्ग उन्होंने बनवाए हैं जितने भी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं, उनमें से लगभग 32 दुर्ग अकेले किसने बनवाए? अकेले कुंभा के द्वारा बनाए गए हैं। ये इस बात की जानकारी हमें वीर विनोद के जो रचनाकार है श्यामल दास हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि 84 में से 32 दुर्गों का जो निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। इसके अलावा अब बात करें दुर्गों की जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उनकी बात कर लेते हैं। तो बसंतगढ़ का जो दुर्ग है उसका जीर्णोद्धार करवाया था इन्होंने, जो सिरोही की पश्चिम क्षेत्र पर स्थित है। अपनी पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए उन्होंने बसंतगढ़ के दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके अलावा मचान दुर्ग, जो कि मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग का भी इन्होंने निर्माण करवाया। इसके अलावा अचलगढ़ जो दुर्ग है उसका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, वो है कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसके बारे में। दोस्तों जो कुंभलगढ़ की जो दीवार बनाई गई है, 36 किमी की जो दीवार है, 36 किलोमीटर की जो दीवार है, वो एक लंबा परकोटा है, और ऐसा माना जाता है कि वो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। याद रखिए, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। तो यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया की पहली सबसे लंबी दीवार कौन सी है? वो है चीन की दीवार। तो भारत में अगर बात करें तो चीन की दीवार के समतुल्य है ये। चीन की दीवार से तुलना करने योग्य कोई चीज़ अगर राजस्थान में है तो वो यही है। कौन सी? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है वो, जो कि 36 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा इन्होंने रणकपुर में जो आप हमें प्रसिद्ध जैन मंदिर मिलते हैं, वो भी कुंभा के समय ही बने हुए हैं। हालांकि उनका निर्माण जो है वो किसने कराया? धरण शाह द्वारा उनका निर्माण कराया गया था। तो रणकपुर के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर वो भी इनके समय ही बने, और इनके स्थापत्य कला के योगदान को दिखाते हैं। अब बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां, कुंभा ने जो प्रमुख उपाधियां धारण की वो भी हमें पता होनी चाहिए। इन्हें धर्म एवं पवित्रता का अवतार माना जाता है, और दानी राजा भोज और कर्ण से बढ़कर इन्हें बताया गया है ग्रंथों के अंदर। इसके अलावा इन्हें परम भागवत की बात की है, आदि वराह की बात करिए, वसुंधरा उद्धार, आदि वराह आदि ये उपाधि भी इन्हें दी गई है। तो इस प्रकार कुंभा की जो उपाधियां काफ़ी है, और उनके ये जो उनके व्यक्तित्व को और इनकी कुशलता को या फिर उनकी जो योग्यता उसको दिखाती है इनकी उपाधियां मुख्य रूप से, और उनके धर्म के प्रति किस तरह का प्रेम था उसको दिखाती है। अब बात करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, वो है विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग में ये स्थित है विजय स्तंभ, और ये स्तंभ का निर्माण किसने कराया? महाराणा कुंभा ने कराया था। और इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने क्यों करवाया, उस किस उपलक्ष्य में कराया? याद रखिए, ये मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के विरुद्ध इनकी विजय की हमने बात की थी, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो स्थित है विजय स्तंभ उसका निर्माण करवाया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो छवि दी गई है इसकी, कितना शानदार ये बना हुआ है विजय स्तंभ, आप देख सकते हैं इसे। आइए आप आगे बढ़ते हैं।
ये जो विजय स्तंभ है ये कितना मंजिला है? लगभग 9 मंजिला है। ये 9 मंजिला स्तंभ है अपने आप में, और ये 122 फीट ऊंचा है। इसकी जो ऊंचाई की बात करें 122 फीट है। और इसके जो शिल्पकार हैं वो भी हमें याद होने। शिल्पकार इसकी किसने इसे बनाया था? तो वह है जेता और उसके 3 पुत्र हैं। जेता है इसके शिल्पकार हैं और उसके 3 पुत्र भी उसमें शामिल थे, नापा, पोमा और पूंजा। इनके भी आप याद रखिए नाम। इसके अलावा भारतीय जो ये विजय स्तंभ से हम भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मूर्तियां पूरे भारतीय हिंदू पौराणिक मूर्तियों का बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है, इसलिए इसे विश्वकोश कहा जाता है। याद रखिए, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो वो है विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसके अलावा पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का ये अनमोल खजाना है। आपको अगर पौराणिक हिंदू मूर्तियों को दर्शन करने हैं तो आप यहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। आपको लगभग सभी मूर्तियां, जितने तरह की मूर्तियां हमारे हिंदू धर्म में जितनी तरह की मूर्तियां होती है वो सब आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। एक इसकी जो उपमा है वो है विष्णु ध्वज, क्योंकि इसके द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा गया है। पुनः निर्माण इसका एक बार कराया, किसने कराया? याद रखिए, महाराणा स्वरूप सिंह ने। कुछ क्षति हो गई थी इसकी, तो इसका पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया था। 1842 से 1861 में उनका शासनकाल है, उस बीच इन्होंने कहीं इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखिए, ये हमारे लिए क्रांतिकारियों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत रहा है। किस प्रकार? तो जो अभिनव भारत समिति थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो अभिनव भारत समिति थी, उसके जो सदस्य होते थे, ऐसा माना जाता है दोस्तों, जब भी कोई नया सदस्य इस समिति में शामिल होता था, इस क्रांतिकारी संगठन में शामिल होता था, तो वो उसे इस कीर्ति स्तंभ के नीचे आकर, इस विजय स्तंभ के नीचे आकर ही अपने प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी, शपथ लेनी पड़ती थी भारतीय आज़ादी की। तो ये हमारे लिए एक आज़ादी के क्रांतिकारियों के लिए भी, शपूतों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य भी किया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने महाराणा कुंभा के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। हमने ये देखा उनके बारे में कि उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, विशेषकर उनके मालवा और गुजरात के विरुद्ध जो उनके अभियान थे वो कितने सफल रहे और कूटनीतिक रूप से कितने सफल रहे, इसकी बात की। इसके अलावा हमने कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर विशेष प्रकाश डाला है, विशेष रूप से बात की है, क्योंकि कुंभा विशेष रूप से सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए ही भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं मुख्य रूप से। तो हमने महाराणा कुंभा, जो कि मेवाड़ के शासक हैं, उनके बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अगले अध्यायों में हम और राजस्थान के राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में, वीर सपूतों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।